हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पैराबोला के बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन सब टॉपिक्स जो कि है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को जनरली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि पैराबोला चैप्टर में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है टेंजेंट और नॉर्मल में। टेंजेंट की हम अलग अलग फॉर्म में इक्वेशंस देखेंगे, नॉर्मल के अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे। बेसिकली स्लोप फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म होता है हमारे पास, और पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। इन तीनों फॉर्म्स में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है या फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो हमारे पास कौन सी है? पैरामेट्रिक फॉर्म आती है। और उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो पैराबोला है वो चार स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास है, हमने उनको डिराइव किया है। पहला था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ठीक है भाई। तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और चौथा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, अब हम इन चारों पैराबोलाज के लिए अपना जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो डिराइव बेसिकली लिखने की कोशिश करेंगे। डिराइव तो क्या ही करना है कोऑर्डिनेट्स का। अब देखो, पहले समझो कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। देखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब अपन जो एक्स और वाई ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनको रिप्लेस करते हैं किसी सिंगल पैरामीटर की हेल्प से। मतलब अब अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, देखो मैंने अपना पैराबोला बनाया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये मेरे पास पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अब देखो, अगर कोई मुझे बोले कि इस पैराबोला पे आप जो है कोई पॉइंट लिख के बताओ, तो मैं क्या करूंगा? सबसे जनरल काम क्या कर सकता हूं मैं कि यार एक पॉइंट है, उसको बोल दो x1, y1, और ये इस पैराबोला पे लाई करता है। कैसे बताओगे इस पे लाई कर रहा है? कि यार अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ही ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करेगा। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका मैंने लिख दिया क्या, x1, y1, सबसे जनरल फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है? कोई तुम्हें बोले कि यार एक काम करो कि आप जो है ना x को यहाँ पे अल्फा मान लो। क्या मान लो? अल्फा मान लो। x को अगर आप अल्फा मान लोगे यहाँ पे, तो y क्या निकल के आएगा? अब मैं क्या है, मेरे पास जो पैराबोला की जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसकी हेल्प से जो है पॉइंट निकाल ले रहा हूँ मैं। x अगर यहाँ पे अल्फा है तो y कितना निकल के आएगा? y निकल के आएगा 2√a इंटू अल्फा। अब देखो, ये भी मेरे पास क्या आ गया? एक पॉइंट आ गया अल्फा कोमा 2√a अल्फा। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे मैं अल्फा की कुछ भी वैल्यू डालूंगा, वो पॉइंट हमेशा ही इस पैराबोला पे लाई करेगा ही करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि मैंने किसी भी एक्स के लिए वाई जो है वो इसी इक्वेशन से तो निकाला है। समझ रहे हो? अब देखो, यही मेरे पास एक तरीके से क्या होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। यही क्या होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। इसमें पैरामीटर क्या है? बोला एक पैरामीटर अल्फा, उस अल्फा से मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या हो रहे हैं? डिफाइन हो रहे हैं। बट क्योंकि दिखने में थोड़ी सी अजीब दिख रही है, रूट आ रहा है इसमें वाई कोऑर्डिनेट में, तो क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो इसके लिए हम लोग जो है इस रूट को हटाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स में फिर बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस पर्टिकुलर पैराबोला के। बट क्योंकि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज ही इसलिए करते हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान बने, तो यहाँ से तो मुश्किल और बनेगी कैलकुलेशन, तो हमें ये रूट को हटाना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन ऐसे लिख देते हैं। देखो, अब मेरे पास मैं एक्स कुछ भी रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स कुछ भी रखूंगा तो वाई जो है वो भी रूट से बाहर ही आना चाहिए, अगर मैं इस तरीके से अज्यूम करके चल रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को रखता हूँ a t², क्यों? क्योंकि देखो 4 है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, a है यहाँ पे और x यहाँ पे, तो एक a और रख दे रहा हूँ मैं, और एक t² ला दे रहा हूँ। t क्या है? कोई भी पैरामीटर है मेरे पास, तो x को रख दिया a t²। तो यहाँ से y कितना आएगा? अगर मैं यहाँ a t² रखता हूँ तो क्या बनाएगा? 4a²t², जिसकी वजह से y कितना है मेरे पास? ये आएगा 2at, या फिर -2at भी आ सकता है। y जो है -2at भी आ सकता है। बट क्योंकि अपन पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं, तो या तो ये लिख लो at² 2at, या ये लिख लो at² -2at। बहुत बच्चों को डाउट रहता है सर कि -2at क्यों नहीं लिखा? दोनों ही पैरामेट्रिक फॉर्म है भाई। बट जो ये वाला मेरे पास फॉर्म है, इसमें मैं क्या करूंगा? वो मैं बोलूंगा एक काम करो, टी को जो है, सॉरी -t को जो है आप जो है के डाल दो। -t को जो आप इसमें के डालेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा ak² और 2ak। अब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और ये तो सेम हो गए ना मेरे पास। समझ रहे हो? पैरामीटर तो मैं चेंज कर सकता हूँ पैरामीटर को, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि टी ही लिखना है मुझे। ठीक है, तो चलिए, तो अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए अगर कोई पूछता है
तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, इनके लिए भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो a t² होगा, सॉरी -a t² होगा, कि माइनस पहले लगा हुआ बाहर, यह आएगा -a t² कोमा 2at। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, इसमें मेरे को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे x को a t² पुट किया था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y को a t² पुट करना पड़ेगा, ताकि x मेरे पास जो है क्या निकल के आए, बिना रूट वाली क्वांटिटी निकल के आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y को पुट किया a t², x कितना निकल के आया मेरे पास 2at, y कितना था a t²। सिमिलरली यहाँ पे y क्या आएगा -a t², तो x कितना आएगा 2at -a t²। तो बेसिकली ये अपने पास जो है, ये अपने पास जो है 4 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों स्टैंडर्ड पैराबोलाज के। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास। इन कोऑर्डिनेट्स में आप देखोगे कि एक ही पैरामीटर है t। इसका मतलब ये है कि अपन पूरे पैराबोला को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते, सॉरी सिर्फ एक ही पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। अब जो ये a है, ये तो पैराबोला में वैसे ही मिलेगा मेरे पास, 4ax जो है यही वाला a है, ये बच क्या गया t। तो मतलब पूरे पैराबोला को हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर से डिफाइन कर दिया। x कोऑर्डिनेट भी उसी पैरामीटर से डिफाइन हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी उसी पैरामीटर से डिफाइन हो रहा है। आगे चल के हम देखेंगे टेंजेंट भी उसी पैरामीटर से डिफाइन होगी, नॉर्मल भी उसी पैरामीटर से डिफाइन होगी, कोड भी उसी पैरामीटर से डिफाइन होगी। ठीक है, इसीलिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, खास करके पैराबोला में। आए बात समझ में। अब देखिए, अब बात करते हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की। तो अगर मैं बात करूं टेंजेंट और नॉर्मल की, तो सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट की। तो देखो अपन टेंजेंट जो हैं, टेंजेंट जो है अपन किसी भी पैराबोला में 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में। अब मैं जो है स्पेसिफिकली y² इक्वल्स टू 4x के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा पैराबोला, y² इक्वल्स टू 4ax। अपन लास्ट में एक चार्ट बना लेंगे जिसमें बाकी 3 स्टैंडर्ड पैराबोलाज की भी इक्वेशन अपन एक तरीके से डिराइव कर सकते हैं, फिर सेमी बोलूंगा सेमी डिराइव कर लेंगे, चेक कर लेंगे किस तरीके से आती है और किस तरीके से नहीं आती है। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, पहली बात आती है y² इक्वल्स टू 4x की। तो मेरे पास पहला जो फॉर्म है उसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट फॉर्म। देखो पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, पॉइंट फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोई पैराबोला है जो कि गिवन है। ठीक है, y² इक्वल्स टू 4ax पैराबोला गिवन है। इस पैराबोला पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1। आपको इस पैराबोला पे इस गिवन पॉइंट पे क्या लिखनी है, टेंजेंट लिखनी है। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, ये बताना मेरे को। अब देखो पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax। अपने को पता है कि अगर मुझे स्लोप लिखनी होती है किसी भी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस कर्व का मैं dy/dx निकाल लेता हूँ। वो मेरे को क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट देता है मेरे को। तो कर्व मेरे पास है, पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो क्या मैं dy/dx लिख के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व की क्या निकाल सकता हूँ, टेंजेंट की स्लोप निकाल सकता हूँ ना। अब टेंजेंट की अगर स्लोप मेरे पास एक बार आ गई है, तो पॉइंट मुझे पता है और स्लोप मुझे पता है, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, इक्वेशन निकल जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से। चलिए निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो देखो इस केस में dy/dx कितना निकल के आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर दो पूरा पैराबोला को, तो ये आएगा मेरे पास 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 4a, क्योंकि x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। तो मेरे पास dy/dx कितना निकल के आया, dy/dx निकल के आया मेरे पास 2a/y। ये जनरल dy/dx का एक्सप्रेशन है इस कर्व पे, कहीं भी मतलब कहीं भी एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट x, y। अब मुझे इस फिक्स पॉइंट पे निकालना है, जो कि पॉइंट मेरे पास P है। मुझे अगर फिक्स P पॉइंट पे निकालना है तो इसका xy कोऑर्डिनेट डाल दो यहाँ पे जो बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि dy/dx एट पॉइंट P, मतलब वो टेंजेंट की स्लोप भी होगी, वो कितना है 2a/y की वैल्यू कितनी है, y1 है। यहाँ पे मेरे पास स्लोप आ गई भाई 2a/y1। पॉइंट पता है मुझे x1 y1, स्लोप पता है 2a/y1। इक्वेशन लिख दो, क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P।
देखो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना है 2a बाय वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक बार मैं इसको रीअरेंज करके देखता हूँ क्या बनता है मेरे पास। देखो अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये बनेगा वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। देखो ये इक्वेशन बन रही है मेरे पास। अब देखो मुझे पता है कि ये x1 y1 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, x1 y1 जो है पैराबोला अप्लाई कर रहा है, तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब ये होगा कि y1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा भाई, 4ax1 के बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये y1 स्क्वायर उठा के अगर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, देखो कितना बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास बना, अगर मैं ये y1 स्क्वायर यहाँ डाल दिया तो ये बनेगा मेरे पास y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। ठीक है भाई, इस सबको इधर ले आओ तो मेरे पास ये बनेगा y1, ये 2x1 4x1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है। और अगर आपने सर्कल ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन जो है इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए क्या है, t इक्वल्स टू 0 है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन किस चीज़ की है, t इक्वल्स टू 0 की। अब ये जो कि ये t इक्वल्स टू 0 सर कैसे लिख दिया आपने, ये अपन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं सर्कल्स में कि t इक्वल्स टू 0 क्या होता है, s क्या होता है, s1 क्या होता है, लिखते कैसे हैं t को, s को, s1 को, कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं। जैसे मैं अगर मैं इस कर्व पे t इक्वल्स टू 0 लिखूँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे, वो सब वन सर्कल में अपन जो है ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, t इक्वल्स टू 0 आ गई, जो कि कुछ ऐसी बनती है मेरे पास। ठीक है भाई, तो ये याद रखना तो ज़्यादा ही आसान है कि t इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इन पॉइंट फॉर्म। चलो ये तो बोले और बढ़िया है। अब अपने पास इसके अलावा दो फॉर्म और होते हैं, उनको एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। मेरे पास जो अगला फॉर्म होता है मेरे पास जो दूसरा फॉर्म होता है वो बेसिकली होता है कौन सा, वो होता है स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म जो है उसको तो अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पढ़ लेते हैं भाई। स्लोप फॉर्म को क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब निकालते हैं, जो वो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें पैराबोला में, इससे पहले जो हमने पढ़ा है कौन सा, कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, उसको अपन क्या करते हैं, लाइन को और पैराबोला को जब सोल्व किया था हम लोगों ने, तो उसमें हमारे पास क्या निकल के आया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई थी एक्स में। ठीक है, जब मैंने पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में जो है वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया था, mx प्लस सी डाल दिया था, क्योंकि मैं लाइन को और पैराबोला को क्या कर रहा हूँ, मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं y की जगह mx प्लस सी डालता हूँ तो वहाँ से जब क्वाड्रेटिक बनेगी x में, उस क्वाड्रेटिक का हमने d एनालाइज किया था। अगर d मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या बोला था उस टाइम पे कि अगर भाई d लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से दो x की रियल वैल्यू नहीं मिलेंगी। अगर रियल वैल्यू नहीं मिली इन दोनों की, सॉरी x की दो रियल वैल्यू अगर नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि पैराबोला और लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है भाई आपस में। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों, ना तो वो लाइन जो है कोड है और ना ही टेंजेंट है। जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी तो हमने क्या बोला था कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कुछ ऐसा केस बनेगा, इसमें ग्रेटर देन 0 में कुछ ऐसा केस बन रहा है कि मैंने लाइन को और पैराबोला को जो है इस तरीके से अलाइन किया है, दो पॉइंट्स मेरे पास मिलेंगे। ठीक है, तो और जब मेरे तीसरा जो मेरे केस था वो था कि जब मेरे पास d इज इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, और d जो है उसकी उसमें कुछ कंडीशन a माइनस एम सी निकल के आई थी, याद है किसी को, अरे हाँ कि ना, याद अपने को, a माइनस एम सी वाली कंडीशन निकल के आई थी अपने पास d में। तो इस केस में a माइनस एम सी क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो जब मेरे पास टेंजेंट वाली चीज़ होती है, पॉइंट जब a माइनस एम सी 0 होता है, मतलब डिटरमिनेंट जब 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि एक ही रूट निकल के आएगा लाइन का और पैराबोला का। अरे भाई किया था कि नहीं किया था, एक रूट अगर निकल के आएगा मेरे पास, इसका मतलब क्या होगा, लाइन और पैराबोला एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, हमने किया था, बिल्कुल किया था। एक पॉइंट पे टच करेंगे मतलब लाइन क्या होगी उसकी, टेंजेंट होगी। और यहाँ से हमने निकाला था कि a माइनस एम सी क्या होगा 0, इसका मतलब c क्या निकल के आया था, यहाँ से c क्या निकल के आया था, a बाई एम। इसका मतलब अगर लाइन इफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट to y square equals to 4ax, तो बेटा दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो ये c की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी ना, जो c लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी a बाई एम। देयरफॉर वो लाइन क्या बन जाएगी मेरे पास, टेंजेंट जो है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम।
ये मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इन स्लोप फॉर्म फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पर्टिकुलरली। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये सब काम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। हालांकि अपने को ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों ही क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए, अब जम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंजेंट इक्वेशन फॉर पैराबोला, जो कि होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। जो कि क्या होती है बेटा, जो कि होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो अभी, तो इस फॉर्म में क्या होता है अपने पास कि अपना जो पैरामीटर है टी, है ना, वो फिगर में आता है अपने पास। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये इक्वेशन लिखी मैंने, ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन लिखी, हमने क्या किया कि भाई साहब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे भी x1 y1 की फॉर्म में है, यहाँ पे स्लोप की फॉर्म में है, yx की फॉर्म में, तो हो गई ऑब्वियस सी बात इक्वेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, t की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो, t की फॉर्म में इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, मैं 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है लिखने का, कि मुझे ये जो इक्वेशन पता है ना भाई, ये देखो इक्वेशन मुझे पॉइंट फॉर्म में पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मुझे इक्वेशन पता है, जो कि क्या है, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पॉइंट हमने x1 y1 लिया था ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में वो पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा a t स्क्वायर 2at। अरे बनेगा भाई, क्या बनेगा, मतलब x1 की वैल्यू कितनी आएगी at स्क्वायर, और y1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2at। अरे यही बनेगा। तो एक काम करो, ये x1 y1 उठा के रिप्लेस कर दो यहाँ पे, क्योंकि भाई वो तो एक पॉइंट ही है ना, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है, यहाँ पे मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वेशन तो सेम तरीके से लिखी जाएगी। सही बात है ना भाई। तो डाल दो यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, y इंटू 2at माइनस 2a टाइम्स x प्लस at स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब देखो, ये 2a और 2a तो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से। एक्चुअल में बचेगा क्या, ये बचेगा वाई टी माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। तो मेरे पास क्या बना है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, वाई टी माइनस एक्स माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यही मेरे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे पैराबोला चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे पैराबोला चैप्टर की। आईआईटी एडवांस जो है, जेई मेंस तो इस पे बनाता ही बनाता है, जेई एडवांस की ये फेवरेट इक्वेशन है पैराबोला चैप्टर की। इस इक्वेशन के अराउंड जो है इतने सारे सवाल बनते हैं अपने पास, एडवांस में, मेंस में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने को। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना स्पेसिफिकली कि ये जो 3 इक्वेशन आई मेरे पास, ये तो चलो जनरल इक्वेशन है, ये जो निकल के आया है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और जो ये निकल के आया है वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, बेटा सिर्फ किसके लिए है ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए। जो बाकी 3 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं मेरे पास, कौन कौन से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इनके लिए इक्वेशन अपन बाद में ही लिखेंगे, अभी अपन नहीं लिख रहे हैं इसमें। आई बात समझ में। तो ये मेरे पास 3 जो है स्पेसिफिक फॉर्म्स है इक्वेशन की, एक ये है, एक ये है, और एक मेरे पास ये है। तो चलिए, इसके बाद जो है अपने पास एक बहुत ही बेसिक यट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पैरामीटर एंड स्लोप। रिलेशन बिटवीन, बताते हैं अभी क्या होता है, देखो, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर सिंपल स्लोप लिख लो, स्लोप एंड पैरामीटर। पैरामीटर पैरामीटर जो है वो टी है, स्लोप क्या होता है, बेसिकली एम होता है अपने पास। तो ठीक है। अब देखो, कोई आपसे पूछे कि मेरे पास जो पैरामीटर है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है भाई, तो इसका एक सीधा सा आंसर आप दे सकते हो कि जो मेरे पास पैरामीटर है ना, वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है पैराबोला की। हालांकि ये नहीं बोलूंगा मैं कि प्रॉपर स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है, बट अपने पास पैरामीटर का और स्लोप का जो है एक रिलेशन होता है, हर पैराबोला के लिए होता है वो, और वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्लोप से, बिल्कुल ही जो पैरामीटर है बोल सकते हो डायरेक्टली स्लोप से रिलेटेड होता है। अब देखो कैसे होता है, बताता हूँ आपको मैं। अब ये बताओ कि अभी अपन ने जो है, पहली मैं बात करूंगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए, पहली बात करूंगा मैं किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए। देखो अभी अपन ने निकाला था कि जो dy बाई डी एक्स है वो कितना निकल के आया था, कितना निकल के आया था भाई, वो निकल के आया था 2a बाई वाई वन।
किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे। सही बात है। बट अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स में बात करता हूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या, ए टी स्क्वायर कोमा 2at। इसका मतलब x1 की वैल्यू at स्क्वायर है, y1 की वैल्यू कितनी है 2at है। अरे है कि नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई साहब मुझे पता है x1 y1 की वैल्यू, स्लोप मैं पैरामीटर के फॉर्म में निकाल सकता हूं। dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या है, स्लोप है। मुझे y1 की वैल्यू पता है 2at है। अरे पता है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, स्लोप इज इक्वल्स टू 2a/2at, क्योंकि y1 की वैल्यू कितनी है पैरामीटर की फॉर्म में 2at है। ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना बन रहा है दोस्त, ये बन रहा है 1/t। अब ये जो है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि m की वैल्यू जो है वो 1/t होती है, या बोल सकते हो t की वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा, वो होती है मेरे पास 1/m। किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए। यहां से अपने को जो है इतने फायदे मिलेंगे। पहला सीधा सीधा फायदा मिलता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के केसेस में। जैसे ये मैंने लिखा ना भाई, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये मुझे पता है टेंजेंट है किस पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे। बट किस पॉइंट पे टेंजेंट है मुझे ये नहीं पता है। सही बात है। वो किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो कैसे निकालूंगा मैं। एक तो तरीका भाई तुम टेंजेंट कर्व को सोल्व करो तो पॉइंट निकल के आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो मुझे पता है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म अगर ये है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, किस पॉइंट पे है ये मेरे पास, ए टी स्क्वायर कोमा 2at पे। अरे है कि नहीं है। इसका मतलब ये ए टी स्क्वायर कोमा 2at पे है, तो अगर मुझे m की फॉर्म में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए तो क्या करो, t को रिप्लेस कर दो किससे, 1/m से। क्यों, क्योंकि इस पैराबोला के लिए t और m में रिलेशन क्या होता है, t इक्वल्स टू 1/m, जो अपन ने निकाला। एक बार क्या करते हैं, निकाल के देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो देखो अपन ने जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी, सॉरी अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ी थी भाई स्लो फॉर्म में क्या पढ़ी अपन ने, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। बोला सही बात है। देखो यहां से भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर तुम्हें m और t में रिलेशन पता है तो। मुझे पता है कि m की वैल्यू 1/t है, एक काम करो यहाँ रिप्लेस कर दो। अगर तुम रिप्लेस कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा कितना, y इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। देखो सेम इक्वेशन बन के आ रही है फिर ये, यही तो मेरे पास होती है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये हमने पढ़ी है। तो अगर तुम्हें इन दोनों में से एक भी याद है तो तुम दूसरी निकाल सकते हो आसानी से। सही बात है। अब तुम्हें उसके लिए चाहिए क्या होगा, m और t में रिलेशन चाहिए होगा, जो कि मैं बोलूंगा पर्सनली कि तुम्हें चारों स्टैंडर्ड पैराबोलाज के लिए याद होना चाहिए। बट अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, बोला सर हमें जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद रहते ही हैं। अरे रहते हैं ना भाई। तो हाँ, तो एक काम करो dy बाई डी एक्स करो और वहाँ से क्या निकालो, m और t में रिलेशन निकाल लो, वही सीधी बात है। बट मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि इनको याद ही रखना है। रही बात समझ में। अब देखो ये अगर मेरे पास टेंजेंट है और ऑब्वियसली ये और ये तो सेम टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे पास जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मेरे पास जो वाई स्क्वायर सॉरी वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर जो है, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है मेरे पास, अगर ये ए टी स्क्वायर कोमा 2at है, तो यहाँ से मैंने ये टेंजेंट कैसे बनाई भाई, एम टी की जगह 1/m डालो, या फिर m की जगह कितना कितना डालो 1/t डालो। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में भी क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, t की जगह 1/m डाल दूंगा। इसका मतलब 4 y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इस इक्वेशन के लिए भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा, फिर से यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने क्या किया, t को 1/m डाला। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए भी क्या करो बेटा, t को 1/m डाल दो। अब डाल दो t को 1/m, ए टी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा a t की जगह 1/m तो m स्क्वायर, 2at मतलब 2a/m। तो ये मेरे पास जो है क्या मिल गया, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, किसके लिए, इस पर्टिकुलर टेंजेंट का एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला पे। रही बात समझ में। तो देखो ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, तुम इससे जो है कन्वर्जन भी कर सकते हो, है ना, टेंजेंट्स का, कि किस फॉर्म से दूसरी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तुम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में। अब यही रिलेशन जो है अपन दूसरे के लिए निकालेंगे, कौन से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगला है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
माइनस 4ax। अब मुझे पता है भाई साहब क्या कि इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो भाई देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जरूरत तो पड़ेगी अपने को, तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे पास, इसके लिए होते हैं भाई -at² 2at। सही बात है। फिर से क्या करो, क्या करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसकी m निकालो, dy/dx निकाल के डिफ्रेंशिएट करो भाई, कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास dy/2y/dx इक्वल्स टू -4a। इसका मतलब मेरे पास dy/dx कितना आया, देखो ये आएगा dy/dx जो कि m होता है मेरे पास, ऑब्वियसली m ऑफ टेंजेंट मैंने mt लिख दिया इसको, कितना आएगा बेटा, ये आएगा -2a/y। अब मुझे अगर y पता है कितना है 280, तो यहाँ प्लेस कर दो, देखो y को अगर 280 डालते हो तो मेरे पास m कितना आया -2a/280, जो कि कितना आ रहा है, यहाँ से m की वैल्यू आ रही है -1/t। देखो इस पर्टिकुलर पैराबोला y² इक्वल्स टू -4x के लिए m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है -1/t। इसके लिए कितनी आई थी, इसके लिए आई थी 1/t, इसके लिए कितनी आ रही है -1/t। ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट सा है, याद करने में बड़े आसान रहेगा, पता अगर याद कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, तीसरा जो पैराबोला है उसको देखते हैं अपन। तीसरा अपने पास पैराबोला कौन सा है भाई, तीसरा पैराबोला कौन सा होगा, ये है x² इक्वल्स टू 4ay। बोला सर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हमें याद हैं, बताओ भाई क्या होगा इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये आएगा मेरे पास 2at, at²। अरे यही आएगा, हाँ सर यही आएगा। तो देखो फिर से वही काम करो, dy/dx, तो यहाँ कितना बनेगा इस बार, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 4a इंटू dy/dx। तो यहाँ से dy/dx अगर मैं m बोलता हूँ तो m कितना आ रहा है मेरे पास, ये आएगा x/2a, क्या आएगा x/2a। अब क्या मुझे x पता है भाई, बिल्कुल पता है सर, 2at है x इस पैराबोला के लिए, तो डाल दो, कितना आएगा भाई साहब 2at/2a। तो देखो m का रिलेशन क्या आया t के साथ, m इक्वल्स टू t, क्या है बेटा m इज इक्वल्स टू t। देखो बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा एक्सप्रेशन आया मेरे पास इस केस में m और t का। ठीक है, अब एक पैराबोला और बच गया, उसको और फाइनली देख लेते हैं अपन जो कि मेरे पास कौन सा है, फोर्थ पैराबोला कौन सा है मेरे पास, ये होगा मेरे पास x² इक्वल्स टू, फोर्थ पैराबोला होगा मेरे पास x² इक्वल्स टू -4ay का। ठीक है भाई, अब देखो इस पैराबोला के लिए मेरे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बोले सर इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे पास 2at, -at²। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकालो, जो कि किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx करने पे क्या मिलेगा बच्चे, मिलेगा 2x इक्वल्स टू -4a इंटू dy/dx, जो कि m के बराबर होगा ऑब्वियसली। और जो मैं बार बार m बोल रहा हूँ, ये m मतलब स्लोप, स्लोप किसकी, टेंजेंट की है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इस बात पे बच्चे बहुत से कन्फ्यूज होते हैं जब अपन नॉर्मल्स पढ़ते हैं उस टाइम पे, यहाँ से dy/dx की जो स्लोप आती है किसकी आती है, टेंजेंट की आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो मेरे पास m कितना आ गया, m मेरे पास आया कितना ये आएगा मेरे पास -x/2a। अब x की वैल्यू फिर से पता है मुझे कितनी है, 2at है इसके लिए, तो ए m मेरे पास यहाँ से निकल के आया -t के बराबर। देखो तो इस केस में भी m कितना निकल के आया, -t के बराबर। तो मेरे पास चार रिलेशन आ गए m t में, चारों स्टैंडर्ड पैराबोलाज के लिए। देखो पहला क्या है, m इक्वल्स टू 1/t, जो कि किसके लिए है, y² इक्वल्स टू 4ax के लिए। दूसरा क्या है, m इक्वल्स टू -1/t, जो कि किसके लिए है, y² इक्वल्स टू -4 के लिए, -4x के लिए। तीसरा क्या है, m इक्वल्स टू t, जो कि किसके लिए है, x² इक्वल्स टू 4ay के लिए। अगला कौन सा है, m इक्वल्स टू -t, जो कि किसके लिए है, x² इक्वल्स टू -4ay के लिए। मैं आपको पर्सनली फिर से बता रहा हूँ, एडवाइस करूँगा ये चारों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये चारों आपको याद है ना, तो आप जो चार स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं इनकी कोई भी टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखने में कभी भी जो है पीछे नहीं हट पाएंगे, आपको तुरंत जो है याद रहेगा वो। इनफैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 इक्वेशन याद करनी है आपको, सारी नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन जितनी भी होती हैं उनमें से 3 इक्वेशन ही आपको याद करनी है, और ये 4 रिजल्ट याद करने हैं। टेंजेंट के केस में, नॉर्मल वाले में तो रिजल्ट अपने को अपन वो भी डिराइव कर लेंगे, लेकिन m और t के केस में 4 रिजल्ट अगर आपको याद हैं तो चारों स्टैंडर्ड पैराबोलाज की जितनी भी इक्वेशंस हैं सब आपको याद रहेगी, सब, ये मेरी गारंटी है। उनमें से बस 2 ही इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारी आप विद इन सेकेंड्स जो है इस तरीके से डिराइव कर लोगे। ठीक है,